मेरा नाम अली है और मेरे दोस्त रिहान ने मुझे अपने घर भेजा कि वो किसी परेशानी में फंस गया है और घर से फिरार है। तुम जाकर घर का हाल देखो कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि किसी केस में पुलिस ने रिहान के वालिद को गिरफ्तार कर लिया है और अब रिहान की तलाश है। मैंने घर जाकर हाल मालूम किया तो वहां रिहान की बहन शाजिया और उसकी मां मौजूद थीं। मैंने उन्हें तसल्ली दी और हिम्मत देकर जब वापस लौटने का फैसला क्या तो रिहान की मां ने मुझे आवाज देकर कहा, बेटा हम रात को घर में अकेले नहीं रह सकते, ऐसा करो तुम आज इधर ही आ जाना। पहले तो मैंने इनकार किया, मगर रिहान की मां ने रिहान को फोन किया और कहा अली से कहो कि वो रात को यहाँ जरूर आए। रिहान ने खुद मुझसे कहा तो मैं इनकार न कर सका। खैर मैं उस वक्त इनके घर से रवाना होकर काम पर चला गया। फिर रात को तकरीबन 10 बजे उनके घर पहुंचा रिहान की मां और बहन अभी तक मेरा इंतजार कर रही थीं। मेरे पहुंचते ही रिहान की मां ने खाना पेश किया और हम सब ने उकठे खाना खाया। रेहान की मां पुलिस के छापे की वजह से बहुत ज्यादा डरी हुई थीं। उन्होंने नींद की गोली ली और अपने कमरे में जाकर सो गईं। रिहान की बहन शाजिया ने मेरा बस्तर दूसरे कमरे में बिछाया और खुद अपनी मां के कमरे में जाकर सो गईं। रात मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं ख्यालों में था। रात को तकरीबन 1 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर पूछा तो बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, पुलिस आई है। मैंने दरवाजा खोला तो पुलिस वाले मौजूद थे, जो दरवाजा खुलते ही मुझे धकेलकर अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। उस दौरान शाजिया और उसकी मां भी जाग गईं। जब पुलिस को घर में रिहान न मिला तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम कौन हो। मैंने जवाब दिया कि मैं मेहमान हूं, यहाँ रात गुजारने आया हूं। उन्होंने कहा तुम भी हमारे साथ चलो, शायद तुम्हें रेहान के बारे में मालूम हो, जब उसे पकड़ लें गे तो तुम्हें छोड़ देंगे। मैंने कहा कि आप जाएं, मैं अपनी गाड़ी में आता हूं। थाने जाते हुए मैंने रास्ते में अपने फौजी अफसर दोस्त को फोन किया और उन्हें पूरी बात बता दी। जब मेरे फौजी दोस्त ने कुछ करने का कहा तो फोन बंद हो गया। थाने पहुंचते ही इंस्पेक्टर खड़े थे। गाड़ी से उतरते ही उन्होंने कहा आप हमें पहले ही मेजर साहब के बारे में बता देते तो हम आपको थाने आने की सलाह न देते। आप जा सकते हैं। मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि मेरे दोस्त ने फ़ोन करके बात कर ली थी कि मुझे छोड़ दिया जाए। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करके उसका शुक्रिया अदा किया और वापस रेहान के घर चला गया। जब मैं घर पहुंचा तो शाजिया और उसकी मां सीढ़ियों में बैठकर रो रही थीं। मुझे देखते ही शाजिया दौड़कर मेरे पास आई और मेरे गले लगकर रोने लगी। उस लम्हे पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि वो अब जवान हो चुकी है। मेरे जहन में अजीब ख्याल आने लगे, मगर फिर भी मैंने अपने ख्यालात को झटक दिया। जब वो मुझसे अलग हुई तो मैंने उसे और उसकी मां को हिम्मत देते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र न करें, अब आप लोग सो जाएं। तो वो दोनों अपने कमरे में चली गईं और मैं भी दूसरे कमरे में चला गया। रात भर मुझे नींद नहीं आई और मैं जागता रहा। सुबह नाश्ते के बाद काम पर चला गया और शाम को अपने घर जाकर कपड़े बदलने के बाद टीवी देखने बैठ गया। मेरे जहन में ये था कि मुझे एक दिन के लिए ही रेहान के घर रहना है, इसलिए अब मैं फिर से अपने घर वापस आ गया। थोड़ी देर बाद शाजिया का फ़ोन आया और उसने कहा भाई आप अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए। तो मैंने हैरान होकर पूछा क्या मुझे आज भी आना था। तो शाजिया ने जवाब दिया सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कई दिन आपको हमारे यहाँ रहना होगा। खैर मैंने गाड़ी निकाली और उनके घर चला गया। वहाँ खाने के बाद रेहान की मां नींद की गोली खाकर सो गए। जब मैं और शाजिया टीवी देखने लगे, रात के तकरीबन 10 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो रेहान सामने खड़ा था। मैंने उसे अंदर ले लिया और वो चंद मिनट रखा। उसने शाजिया से कहा कि वो माँ का ख्याल रखे। फिर कुछ देर बाद वो वापस चला गया। उसके जाने के बाद मैंने शाजिया से कहा कि मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूं। तो उसने कहा कि कल रात माँ तो सोई रही मगर मुझे नींद नहीं आई, मैं सारी रात जागती रही हूं, इसलिए आज मैंने आपका बस्तर भी अम्मी के कमरे में लगा दिया है। मैंने उससे कहा कि मुझे उस कमरे में नींद नहीं आएगी क्योंकि मैं अकेला सोने का आदी हूं। तो उस पर शाजिया बोली ये माँ ने कहा है तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। खैर मैं उस कमरे में चला गया जहां रेहान की माँ बेड पर लेटी हुई थी और मेरा बस्तर जमीन पर पड़ा हुआ था। शाजिया खुद सूफे पर लेट गईं। हम थोड़ी देर तक बातें करते रहे, फिर शाजिया सो गईं, जबकि मैं जागते हुए सोच में डूबा रहा। रात के किसी पहर में आंख लग गई, मगर थोड़ी देर बाद ही रेहान की माँ के खानिसने से मैं फिर से जाग गया। मैं
सोचते सोचते 3 बजे तक जागता रहा। जब शाजिया अंगड़ाई लेते हुए उठ गए, उसने मुझे जागते हुए देखा तो फौरन दूपटे से खुद को ढांप लिया और कहा, भाई अभी तक आप जाग रहे हैं। मैंने जवाब दिया कि नींद नहीं आ रही तो वो उठकर बाथरूम चली गईं और जब वापस आए तो कहने लगे, आप टीवी लगा लेते। तो मैंने कहा, इसलिए नहीं लगाया कि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। इस पर वो बोले, आप टीवी हॉल में जाकर टीवी लगा लो, इसमें भला डिस्टर्ब होने वाली कौन सी बात है, चाहे तो कोई मूवी देख लो। मैंने अनकार कर दिया मगर वो कहने लगे, चलो मैं आपको टीवी लगा देती हूँ। मैं भी उसके पीछे टीवी हॉल में चला गया, जहां उसने टीवी लगाकर रिमोट मेरे हाथ में दे दिया और कहा कि जो भी चैनल देखना है लगा लो। मैंने रिमोट पकड़ लिया और उससे कहा, एक गिलास पानी ले आओ। जब वो पानी लेने गई तो अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आना शुरू कर दिए। वो पानी लेकर आई तो मुझे देखकर कहने लगी, क्या देख रहे हैं? मैंने शाजिया से कहा, मैं देख रहा हूं कि किस्मत में क्या लिखा है। ये सुनकर वो मुझसे पूछने लगी, क्या आप हाथ देख लेते हैं? मैंने कहा, बस थोड़ा बहुत। ये सुन कर वो बोली, मेरा भी हाथ देखें। तो मैंने पहले अनकार किया मगर वो जद करने लगी और आखिरकार मैंने कहा, ठीक है मैं देखता हूं मगर मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं है। वो फौरन मेरे पास आकर बैठ गई और अपना हाथ मेरे आगे कर दिया। मैंने उसका हाथ इस अंदाज से पकड़ा कि वो थोड़ी शर्मा गई। मैं कुछ देर तक उसका हाथ देखता रहा मगर कुछ नहीं बोला। फिर जब मैंने उसका हाथ छोड़ दिया तो उसने पूछा, मेरी किस्मत किया कहती है? तो मैं फिर भी खामोश रहा तो उसने दोबारा सवाल किया। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे हाथ की समझ नहीं आई। वो बोली, आप जानबूझकर नहीं बता रहे, प्लीज बताएं ना। मैंने फिर से उसे टालने की कोशिश की मगर वो फिर से जद करने लगी। मैंने कहा, जो मुझे समझ आया है वो मैं तुमसे नहीं कह सकता। तो वो बोली, क्यों नहीं कह सकते? मैंने जवाब दिया, बात ही कुछ ऐसी है। फिर मैंने उससे कहा कि तुम किसी लड़के को पसंद करती हो। ये सुनकर वो खामोश हो गई। मैंने फिर से अपना सवाल दोहराया तो इसने हाँ में सर हिलाया। मैंने शाजिया से पूछा कि ये खेल कितनी देर से चल रहा है और वो कैसे शुरू हुआ, तो वो झिझक गई। मैंने कहा, ये बात राज रहे गी, तुम बेफिक्र होकर बताओ। तो वो कहने लगी, एक गलत नंबर से इस लड़के से बात शुरू हुई थी। अभी तक सिर्फ हमने बातें ही की हैं। मैंने उसे कहा, इस लड़के को छोड़ दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। इस पर वो हैरान होकर पूछने लगी, क्यों? तो मैंने कहा, ये मैं नहीं जानता मगर तुम्हारे लिए यही बेहतर है। फिर वो बोली, मेरे हाथ की लकीरें और क्या कहती हैं? मैंने जवाब दिया, तुम बहुत लिखी हो और आइंदा 4-5 सालों में तुम्हारा दूसरे मुल्क जाना होगा। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। वो फिर से जद करने लगी। मैंने शाजिया को हाथ आगे करने को कहा तो उसने आगे बढ़ा दिया। फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर आहिस्ता से दबाना शुरू कर दिया। मेरी नज़र उसके हाथ की तरफ थी और मैं नज़रें चराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। वो ये देख चुकी थी। मैंने उसे फिर से उसकी थोड़ी सी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और कहा, एक बात कहूं? उसने खामोशी से सर हिलाया। मैंने फिर कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुमसे जिस इंसान की शादी होगी वो बहुत खुशकिस्मत होगा। ये सुनकर शाजिया शर्मा गई और शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। अचानक पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, इसने मुझसे खुद को छुड़ा लिया और खड़ी हो गई। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो पीछे होकर बोली, भाई ये सब ठीक नहीं है। ये कहकर वो टीवी हॉल से निकल गई और कमरे में जाकर लेट गई। मैं भी उसके पीछे कमरे में गया तो देखा कि वो चादर मना पर डालकर सो रही है। मगर दोबारा पुकारा मगर उसने कोई जवाब न दिया। फिर मैंने फैसला कर लिया कि उसको आवाज न दूं और खुद टीवी हॉल में वापस आ गया। मगर मेरे दिमाग में ये ख्याल घूमता रहा कि अगर उसने सुबह अपनी माँ को सब कुछ बता दिया तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। खैर इसी सोच में सुबह हुई और 9 बजे के करीब उसकी माँ भी उठ गई। शाजिया ने आवाज दी, नाश्ते के लिए आ जाएं। लग गया है। मैं कमरे में गया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी आंखें सरख हो रही हैं, क्या तुम रात को सोए नहीं हो? मैंने जवाब दिया, आंटी नींद नहीं आई इसलिए सारी रात टीवी देखता रहा। नाश्ते के दौरान शाजिया नीचे बैठी रही और उसने भी मेरी तरह सही से कुछ नहीं खाया। इसके बाद मैं गाड़ी में बैठा और दफ्तर जाने के बजाय घर चला गया। वहां पहुंचकर मैंने दफ्तर में इन्फॉर्म कर दिया कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए आज नहीं आ सकूंगा और फिर बेड पर लेट गया जहां मुझे फौरन नींद आ गई। शाम 4 बजे के करीब
मेरी आंख खुली तो मोबाइल पर एक मैसेज आया हुआ था। मैसेज पढ़ा तो ये शाजिया का था, जिसमें लिखा था, भाई रात को जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अब इस बारे में किसी को खबर ना हो। मैं भी कोशिश करूंगी कि आइंदा ऐसा ना हो और आप भी आइंदा ऐसे करने की कोशिश ना करें। मैंने ये मैसेज पढ़कर शाजिया के मोबाइल पर फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने उनके घर के नंबर पर फ़ोन किया तो उसने ही उठाया। मैंने मैसेज के बारे में बात शुरू की तो उसने कहा, अगर कोई और बात करनी है तो कर लें, ये मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। मैंने उससे कहा, ठीक है, आइंदा आपके घर नहीं आऊँगा। तो उसने कहा, ठीक है। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि आज के बाद मैं उनके घर नहीं जाऊंगा। रात को 9 बजे के करीब मोबाइल पर घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो शाजिया बोल रही थी। उसने कहा, माँ बात करना चाहती हैं। मैंने सोचा कि उसने शायद अपनी माँ को सब कुछ बता दिया होगा, मगर उसकी माँ ने कहा, तुम कहाँ हो? मैंने बताया कि घर में हूँ तो उन्होंने कहा, तुम अभी आ जाओ, शाजिया को बाजार जाना है, उसे ले जाओ। उससे पहले कि मैं कुछ कहता फ़ोन बंद हो गया तो मैंने गाड़ी निकाली और उनके घर की तरफ चल पड़ा। जब घर पहुंचा तो शाजिया खाना लगा रही थी। आंटी ने कहा, पहले खाना खा लो फिर चले जाना। मैंने खाना खाया तो आंटी ने कहा, मैं गोली खाकर सो रही हूँ, तुम लोग बाहर के दरवाजे की चाबी ले जाना और जल्दी आने की कोशिश करना। फिर शाजिया ने माँ को गोली दी और खुद तैयार होने लगी। जब 20 मिनट के बाद तैयार होकर वो बाहर निकली तो उसने एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई थी और हल्का सा मेकअप किया हुआ था। बाहर निकलकर सड़क पर पहुंचकर मैंने उससे कहा, क्या बात है, खामोश क्यों हो? तो वो खामोश रही। मैंने फिर बुलाने की कोशिश की मगर वो खामोश रही। आखिरकार वो बोल पड़ी, भाई प्लीज ऐसा ना करें, ये ठीक नहीं है। मैंने कहा, कुछ भी गलत नहीं है। तो उसने जवाब दिया, ये सब गलत है सर, मैं सिर्फ इस इंसान के साथ ही रहूंगी जो मेरा शौहर होगा। मैंने झट से जवाब दिया, बेवकूफ लड़की, तुमने मुझे अभी तक पहचाना ही नहीं। मैं ही तो वो इंसान हूं जिससे तुम्हारी शादी होगी। वो मेरी तरफ देखने लगी। उसने मुझे खामोशी से देखा और मैंने कहा, तुम कितनी खूबसूरत हो, ये तो मुझे रात को पता चला। मैंने फैसला किया है कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा, मगर पहले तुम्हारे भाई का केस खत्म हो जाए तो मैं अपने घर वालों से बात करूंगा इस पर। वो कहने लगी, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर मेरे ख्याल में भाई और माँ नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे खानदान में गैर बरादरी में शादियां नहीं होते। मगर मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, मैं उन्हें भी मना लूंगा, पहले तुम अपना मॉड ठीक कर लो। वो कहने लगी, ठीक है। और फिर हमने कुछ और बातें की। हमारी गाड़ी बाजार पहुंच गई जहां शाजिया ने अपनी ज़रूरी चीज़ें खरीदें और गाड़ी में वापस आकर बैठ गई। वो कहने लगी, चलो घर चलते हैं। मैंने कहा, हम पहले आइसक्रीम खा लेते हैं फिर चलेंगे। पहले तो वो न मानी मगर मेरे बार बार कहने पर मान गई। मैंने आइसक्रीम मंगवाने की तैयारी की तो वो कहने लगी, भाई मेरे लिए मंगवाइएगा मैंगो फ्लेवर। मैंने कहा, अब मैं सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं रहा। तो वो हंसने लगी और कहने लगी, घर वालों के सामने तो भाई ही कहूंगी जब तक तुम उनसे बात नहीं कर लेते। ये सुनकर मैं खामोश हो गया। जब हम आइसक्रीम खाकर घर पहुंचे तो उसने मेरा बस्तर लगा दिया और मैं टीवी हॉल में जाकर बैठा। कुछ देर बाद वो आई और कहने लगी, बस्तर लगा दिया है, जब सोना हो तो आ जाना। मैं भी थोड़ी देर बाद सो गया। सुबह 7 बजे में उठा तो उसकी माँ नाश्ता बना रही थी। मैंने पूछा, आंटी शाजिया कहाँ है? तो वो कहने लगी, उसे बुखार हो गया है, उसलिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। मैंने नाश्ता क्या और दफ्तर चला गया। शाम को जब दोबारा घर वापस आया तो वो अभी भी बेड पर लेटी हुई थी। मैंने उससे पूछा, क्या बात है? तो कहने लगी, सर में दर्द हो रहा है, अब थोड़ी सी दर्द में कमी हुई है मगर दर्द अभी भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाने का कहा तो वो इनकार करके अपनी माँ के कमरे में लेट गई। मैंने उसे कई बार कमरे से बाहर आने का कहा मगर वो नहीं आई। अगले रोज जब मैं दफ्तर से घर आया तो शाजिया के भाई का केस खत्म कर दिया गया था और कहा गया था कि वो रिहान को 5 घंटे में पेश कर दें और ये मामला हल हो जाएगा। मगर दोनों बाप बेटा घर पर मौजूद थे मगर रिहान के बाप ने कहा कि वो रिहान को किसी भी सूरत पेश नहीं करेंगे और वो खुद भी कुछ दिन तक घर में नहीं रहेंगे। उन्होंने घर रहने पर मेरा शुक्रिया अदा किया और कुछ देर बाद खाना खाकर घर से बाहर चले गए। 2 दिन बाद पुलिस ने रिहान को गिरफ्तार कर लिया। अब रिहान की रिहाई के लिए कोशिश कर रहे थे।
मैं सोच रहा था कि ये लोग इस मुसीबत से निकल आए तो मैं उनसे शाजिया का रिश्ता मांगूंगा, मगर इस दौरान एक बड़े बिजनेसमैन की कोशिशों से सुलह की कोशिश कामयाब हो गई। सुलह के लिए 2 लाख और अपने एक 40 साल के शख्स के लिए शाजिया का रिश्ता मांग लिया। रिहान ने उसके बेगुनाह होने के बावजूद ये दोनों शर्तें मान लें, क्योंकि तमाम सबूत रिहान के खिलाफ जा रहे थे। चंद दिनों के अंदर ही शाजिया की शादी हो गई। शाजिया भी अपने भाई की रहाई की खातिर दिल में पहाड़ जितने गम उठाए खामोश हो गई। मैंने 1-2 बार इससे मोबाइल फोन पर बात करने की कोशिश की, मगर उसने फोन ही नहीं उठाया। जब मैं उसके घर जाकर इससे बात करने की कोशिश करता तो इसके वालिदैन और भाई घर में होते, जिसकी वजह से शाजिया से बात करने का मौका नहीं मिलता। जिस दिन उसकी शादी हुई, इस दिन इसने सिर्फ एक मैसेज मुझे भेजा, जिसमें सिर्फ सूरी लिखा था। मैंने फौरन फोन किया, मगर उसका फोन नहीं लगा। इसके बाद उससे कोई मुलाकात ना हुई और मेरी उससे शादी का ख्वाब अधूरा रह गया। मगर फिर खुदा की करनी ये हुई कि 3 महीने बाद अचानक एक दिन शाजिया ने मुझे फ़ोन किया, जिसमें वो रो रही थी। वो कह रही थी ये मेरी शादी समझौते के तहत हुई है और मेरा शोहर भी शक्ल और सूरत से बिल्कुल बदसूरत है और बूढ़ा भी है। मेरे उस घर में दम घटता है। प्लीज़ तुम कुछ करो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। मैंने उसे कहा, अब क्या हो सकता है? तुम मुझसे मन्नतें करने लगी, तुम इस मुश्किल को हल कर सकते हो। मैंने कहा कि अभी नई नई सुलह हुई है, अगर अब कुछ किया तो ज्यादा मसला बनेगा। तुम 1 महीना और सब्र कर लो, फिर किसी तरीके से भागकर तुम घर से बाहर तक आना। मैं तुम्हें कार में बैठाकर तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा और फिर तुम तलाकनामा भेज देना। मैं अभी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई मसला नहीं है, बल्कि तुम्हें हासिल करना तो मेरी खुशकिस्मत होगी, क्योंकि पहली मोहब्बत को भुलाना आसान नहीं होता। खैर, फिर जब 2 महीने गुजरे तो शाजिया ने मुझे कॉल करके कहा, कितने बजे तुम जो है ना मेरे घर के दरवाजे के बाहर आ जाना। बाहर आते ही तुम मुझे बैठाकर घर ले जाना। फिर हमने वैसा ही किया। जब हम उसके घर में गए तो शाजिया के घर वाले भी परेशान थे कि अब क्या होगा, मगर उन्हें खुशी भी थी, क्योंकि उनकी बेटी, जिसे उन्होंने जबरन अपने बेटे की रिहाई की खातिर इस बदसूरत के साथ दिया था, फिर से उनके पास आ गई थी। खैर, फिर शाजिया के ससुराल वालों ने कुछ उर्से तो हंगामा किया और केस वगैरह भी करवाए, मगर कुछ न कर सके, क्योंकि ये शादी सिर्फ एक समझौते के तहत हुई थी और इसमें कानून भी कुछ नहीं कर सकता था। और फिर वो अपनी मर्जी से ही घर आई थी। फिर शाजिया ने मुझसे शादी कर ली और उसे पाकर तो मेरी दुनिया जैसे जंत बन गई। अब हम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। शाजिया के एक छोटी बहन भी थी, शुमाला, जो कि शाजिया की तरह ही खूबसूरत थी। जब मैं उनके घर रहने गया था तब वो अपनी नानी के घर गई हुई थी। इन दिनों वो घर पर नहीं थी, मगर हमारी शादी के बाद तो वो अपने घर में ही मौजूद थी। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। वो अक्सर हमारे घर आती थी। एक दिन मेरा दिल चाह रहा था उसका सुकून लूं। मैंने देखा तो वो हाथ से पानी निकाल रही थी। मैंने कहा, मैं मदद करना चाहता हूं, तो वो फौरन घोड़ी बन गई। मगर जैसे ही घोड़ी बनाया, मेरी बीवी ने देख लिया। वो हमें देखकर बोली, मेरी साली शुमाला, मेरी बीवी की छोटी बहन थी, उसकी मुझसे बनती भी थी। उसने मुझे कभी भी भाई नहीं बोला, हमेशा यार बोलती थी। खूबसूरत भी वो बुला की थी। कभी कभी तो दिल चाहता कि उसको सुकून दूं, मगर इतना बड़ा कदम में नहीं उठा सकता था। मुझे कराची में एक और अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी के साथ साथ कंपनी की तरफ से मुझे एक 5 मरले का लग्जरी घर भी दिया गया। मैं अपनी बीवी को कराची ले आया। कुछ उर्सा गुजरा, खुदा ने हमें बेटे से नवाजा। हम बहुत खुश थे। मेरी बीवी शाजिया ने कहा, सुमाइला को बलवा लेना चाहिए, ताकि वो घर के काम काज तो करके देगी। मुझे तो अभी घर के काम नहीं करने। भला मैं कैसे मना कर सकता था? मैंने कहा, जैसे आपकी मर्जी, मगर मैं भी शाजिया की उस बात से मुत्तफक था। मेरी सोच ऐसी वैसी नहीं थी। मेरा ये ख्याल था कि शुमाला घर को संभालेगी और मेरी बीवी शाजिया मुकम्मल रेस्ट करेगी। खैर, बीवी ने मेरी सास को फोन किया कि शुमाला को भेजो। उन दिनों पंजाब से हमारे रिश्तेदार आ रहे थे और शुमाला भी उनके साथ चली आई। शुमाला घर पहुंच गई तो घर में वही रौनक, वही शोर शुरू हो गया। शाजिया और मैं काफी खुश थे कि घर में रौनक है। उसके बाद मेरे दिल में वही ख्याल आने लगे। मैंने कहा, अब जरा शुमाला की सोच चेक करते हैं कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है। हमारा उसूल था, जब बच्चा पैदा होता तो 1 महीना और 10 दिन अपनी बीवी को सुरूर नहीं दे सकते थे। एक दिन मैं खुद को खुद सुरूर दे रहा था कि अचानक शुमाला आ गई।
वो मुझे देखती रह गई कि कभी मेरी तरफ देखती, कभी खां साहब को देखती। इतना बोली कि अली भाई, आप ये मेरी बहन का हक जाये कर रहे हो। मगर मैं कुछ बोलता वो चली गई, मैं भी बाहर चला गया। उसके बाद जब मैं घर वापस आया तो शुमाला किचन में चाय बना रही थी। मैंने पूछा क्या बना रही हो? शुमाला ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा तुम मुझसे नाराज हो क्या? वो बोली हाँ, तो जब आप ऐसे काम करोगे तो मैं आपसे खुश होंगी। मैंने कहा काफी दिन हो गए थे, अब सब्र नहीं हो रहा था। उस पर शुमाला बोली तो ऐसे जाये करना अच्छी बात है क्या? मैंने कहा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। इस पर शुमाला बोली कि चलो शाजिया इस काबिल नहीं थी, मगर मैं तो थी, जाये करने की क्या जरूरत थी मुझे। ये सुनकर यकीन नहीं आ रहा था कि ये बात शुमाला कह रही है। फिर मुझे याद आया, इस वक्त शुमाला मेरे खां साहब को क्यों देख रही थी। मैंने शुमाला से कहा क्या मतलब, तुम्हारी बात में समझा नहीं। इस पर शुमाला बोली मतलब वाजे है, तुम अनजान मत बनो। फिर मैंने कहा मैं तो ये समझ रहा हूं कि तुमने कहा शाजिया को अभी जरूरत नहीं है उस कुव्वत की, मगर तुम्हें उसे खत्म करने से बेहतर है मुझे दे दो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी। मैंने शुमाला को बोला कि अगर तुम्हें जरूरत है तो मैं तुमको भी जरूर देता हूं, इस तरह मेरी मदद हो जाएगी, तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। तो शुमाला बोली देखते हैं। दिन ऐसे ही गुजर गया। मैं ऊपर वाले कमरे में रहता था, इधर मेरी साली सुमाइला और शाजिया मेरी बीवी रहते थे। मैं रात को 10 बजे मोबाइल पर सोशल मीडिया देख रहा था। अचानक सुमाइला आ गई, बोली कि मुझे खां साहब चाहिए। शुमाला से अपना नाम सुनकर खां साहब भी उठने लगा। इसके बाद शुमाला से मैंने कहा तुम्हारे आने का यकीन नहीं था। सुमाइला बोली हम अपने वादे के पक्के हैं, हमारी जबान पत्थर की लकीर है। मैंने कहा बिल्कुल, तुमने जो कहा कर दिखाया। उसके बाद हमारा मैच शुरू हो गया। शाजिया का पहली बार था। मैंने आराम आराम से खेलना शुरू किया। शुमाला को जहां समझ न आती मैं समझा भी देता। कुछ देर हम मैच खेलते रहे, फिर सुमाइला आउट हो गई। मैंने भी खुद को आउट कर लिया ताकि शुमाला को ये ना लगे कि मैंने जानबूझकर आउट किया। सुमाइला बोली मुझे काफी अच्छा सुरूर मिला। एक बार तो मैंने शाजिया के साथ तुम्हारा मैच भी देखा है। मैंने कहा तुम बहुत छप्पी रस्तुम निकली हो यार, अगर इतनी ही जरूरत थी तो इस वक्त कह देती, मैं तुमको सुकून फराहम कर देता। शुमाला बोली नहीं, हर चीज का वक्त होता है। वैसे आज बहुत आराम मिला है। उसके बाद शुमाला चली गई। मैं बहुत खुश था कि वो हासिल कर दिया। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि शुमाला थी तो मेरी साली, मगर वो गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी जिसको पाने की हर लड़का ख्वाहिश रखता था। खैर, मेरा काम हो गया था। अगले दिन पैर का था, उसलिए मैं ड्यूटी पर चला गया। वहां कंपनी का कोई मसला था, उसलिए कंपनी को कुछ दिन बंद रखा गया। सब मुलाजमीन को छुट्टियां दे दी गईं। फिर मुझे तो दोहरी खुशी थी कि मैं शुमाला के साथ मैच लगाऊंगा। और मैं घर चला आया, देखा तो शुमाला और शाजिया बातें कर रही थी। मैंने शाजिया को बोला आज एक अच्छी खबर है। शाजिया बोली वो क्या? मैंने बोला कि बास ने कुछ दिन के लिए तमाम मुलाजमीन को छुट्टियां दे दी हैं। शुमाला मुस्कुरा कर बोली ये तो बहुत अच्छी बात है। शुमाला ने मेरी तरफ देखा जैसे बोल रही हो कि अब यहाँ छुट्टी नहीं करनी। उसके बाद मैंने खाना खाया और ऊपर वाले कमरे में चला गया। शाजिया भी सो गई क्योंकि शाजिया को अभी ज्यादा बात करने की डॉक्टर की तरफ से इजाजत नहीं थी। मैंने अपने कमरे में बैठा इंतजार करना शुरू किया कि अचानक सुमाइला आ गई। बोली क्या सूरत हाल है? मैंने कहा आपके ख्याल में गुम है। मुझे देखकर शुमाला बोली इतना खुशामद बनना भी अच्छा